Hi everyone. Hello, how are you guys? I'm Manoj Kumar, Faculty of Economics and Polity for UPSC and State PCS exam. Today guys, we are going to discuss a very important topic which is in running mode continuously. This is the UAE World Government Summit and this topic related to Indian polity and international relation. So guys, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी से बन जाता है कि यहाँ पर आप देखो होस्टेड कौन कर रहा है। दुबई में। दुबई कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसमें आपके चीफ गेस्ट हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब यहाँ क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो यूपीएससी में आपको पता ही है कि भाई यूपीएससी में जो एग्ज़ाम है वो प्री और मेंस में फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूएई का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रहा है इसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में वाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कंपेयर किया गया है कि इस गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट के कंपेयर में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री ने की है। तो उसके ऊपर भी हमारे न्यूज़ में और मीडिया में ये काफ़ी चर्चा में था कि अपोजिशन जो है वो ब्लैक पेपर लेके आया था उसके अगेंस्ट में कि इकोनॉमी को बर्बाद किया जा रहा है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो हमारे देश में काम नहीं करने दी जा रही। तो अपोजिशन का तो काम यही है बच्चों कि किसी तरह सरकार की आलोचना करना। लेकिन कभी कभी सरकार की आलोचनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करके कभी कभी कंट्री की भी आलोचना करना गलत होता है। तो यहाँ एक तरफ तो पूरी दुनिया इनवाइट कर रही है हमारे देश के गवर्निंग हेड को, दूसरी तरफ जो है देश के अंदर ही उनकी योजनाओं की आलोचना की जा रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ पॉइंट उठाए गए हैं कि ये गवर्नमेंट जो समिट है ये वर्ल्ड का, ये बच्चों 2013 से शुरू हुआ था। और इनका मुख्य जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हाउ कैन वी अचीव द डेवलपमेंट ऑफ अरब नेशन, यानी कि जो अरब कंट्री हैं वो चाहती हैं कि हमारा देश का विकास कैसे हो। और अरब कंट्रियों के डेवलपमेंट के लिए उनके यहाँ स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है। क्योंकि सबको पता है कि भी 2017 में 70 तक लगभग जितने भी फॉसिल फ्यूल है ना वो एंड अप हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उनके पास अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है और गवर्निंग कैसे हो, उनकी प्लानिंग कैसे हो, भविष्य में वो कैसे एप्लीकेबल किए जाएं, उसके लिए ही इन्होंने 2013 से ये सबमिट शुरू करना किया था। और इसकी अब की बार की जो थीम है बच्चों वो है बेटर फ्यूचर विद ह्यूमैनिटी, यानी कि एक ऐसा भविष्य जिसमें मानवता को भी साथ लिया जाए। आपको पता है कि अभी G20 का सबमिट हुआ था। तो हमारे G20 की सबमिट में पूरे वर्ल्ड में हमारे जो मैनेजमेंट था उसकी क्वालिटी की तारीफ हुई है। और किसी एक देश ने भी हमारे G20 सबमिट के ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, कहीं भी उसकी आलोचना नहीं हुई। और वैसे तो हम शुरू से ही इस बात की मान्यता में विश्वास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। तो ये किसकी बात हुई? ह्यूमैनिटी की। तो यहाँ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए बताया है कि ये दुबई में होस्ट किया जा रहा है। तो दुबई में जो हमारे सुल्तान है यूएई की वो ही इसके सर्वे सर्वा है। तो इसमें 150 कंट्री बच्चों डेलीगेशन देंगे और 4000 से ज़्यादा मोर देन 4000 डेलीगेट्स उसमें अपने अपने थीसिस या रिसर्च या अपनी स्पीच को मैनेज करेंगे। तो वहाँ देखने की बात है, देखो मोर देन 150 कंट्री एंड हु विल बी द चीफ गेस्ट, नॉट विल बी, हु इज़ द चीफ गेस्ट, बिकॉज दिस summit is going on because this is the day of 13 Feb and the time is 12 Feb to 14 Feb. It means we are in the mid time of this summit and I am preparing this class for you. Okay guys, so I hope this will be beneficial, very beneficial for you regarding 24 PCS UPSC mains and pre. So let's start. First page आप यहाँ देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या है, यहाँ पर चीफ गेस्ट है, ऑनरेबल है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये हमारे लिए देश के लिए गौरवान्वित बात है। अब वो क्यों है चीफ गेस्ट, उसके लिए रीज़न क्या है बच्चों, देखो हम यहाँ इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा पहले हम वर्ल्ड समिट को थोड़ा सा हम अपने फोकस में रखेंगे ताकि पता चले हमें कि इसमें क्या क्या इशू उठाए गए हैं या क्या क्या इनके पॉइंट हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में से क्या रीजन हुए हैं,
और जियो इकोनॉमिक्स में क्या रीजन हुए हैं, क्योंकि जब आप आईआर पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो बच्चों, तो इंटरनेशनल रिलेशन में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉपिक कवर होते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पर, भौगोलिक आधार पर पूरे विश्व में इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है और पूरे विश्व में पॉलिटी में क्या चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ईरान और पाकिस्तान वार चल रहा है, ठीक है, और यूक्रेन और फिलिस्तीन वार रसिया वार चल रहा है, और इजराइल और फिलिस्तीन वार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसे ही तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो आपका पता है। दूसरा, हैती में जो है वो अभी अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट पर, जो रेड सी है वहाँ पर ईरान के हैती जो है उसमें अटैक भी किया गया है। तो काफ़ी ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, ये हम लास्ट ऑफ दिस क्लास डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि इस सम्मेलन में क्या फोकस पॉइंट है बच्चों, और इंडिया को क्यों बुलाया का साथ साथ हम कवर करेंगे। देखो इसमें जो है मेन 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कुछ भूमिकाएं सकती हैं, गवर्नमेंट एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सरकार अपने कार्यों में तेजी कैसे लाए क्योंकि दुनिया जो हो बदल रही है। थर्ड है री अमेजिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक, यानी कि जो भविष्य की अर्थव्यवस्था है, अब हम जो है ना हमारे रिसोर्स हैं वो हम कहाँ से लेके आएंगे, और हमारी नीड्स क्या चेंज हो रही हैं बच्चों, वो नीड्स कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे फुलफिल करेंगे, और डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज होता जा रहा है क्योंकि आज दुनिया पुराने ज़माने की नहीं है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड पॉलिसी, क्योंकि सब जगह अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो बच्चों सबसे मेन प्रॉब्लम होती है उस जनसंख्या को मैनेज करना, उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट करना, यानी कि अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा घर मिले, और जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, वो बेसिक नीड में क्या है, जैसे आपका स्वच्छ वातावरण हो, पीने का पानी भी साफ सुथरा हो, यहाँ क्लीन एंड नेट एनर्जी के रिसोर्स भी हो, वो कैसे आप मैनेज करोगे। और फोर्थ इसमें ये है सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू ग्लोबल शिफ्ट, यानी कि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल लेवल पर किसकी बात कर रही है आज, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सतत जो विकास है वो कैसे हम कवर करेंगे। और सतत विकास का मतलब क्या होता है, सामान्य सी परिभाषा में बता देता हूँ आपको कि आज की जो करंट जनरेशन है बच्चों, वो करंट जनरेशन यानी कि हमारी जो पीढ़ी है वो आज के रिसोर्स को कैसे यूज करे कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी नीड्स भी कंप्लीट हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में बैलेंस बनाना, और सबसे इसकी बेस्ट डेफिनेशन दी थी बच्चों ब्रूडेट-लैंड आयोग ने। ब्रूडेट-लैंड कमीशन जो है वो 1983 में ऑर्गेनाइज हुआ था और 1987 में ये इसने रिपोर्ट दी थी। और ब्रूडेट-लैंड जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही इसका ब्रूडेट-लैंड कमीशन बना। और ये 1987 में इन्होंने यही डेफिनेशन दी थी, इन विच मैनर द करंट जनरेशन शुड बी यूज द करंट रिसोर्सेज सो दैट दीज शुड बी अवेलेबल फॉर आल्सो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन सो दैट they will be also able to fulfill their needs in future। तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी। इसीलिए तो हम आजकल किसके ऊपर जोर दे रहे हैं बच्चों, आपके ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। ग्रीन एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ठीक से हो जाए। नेक्स्ट है जैसे फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन। आज आप एजुकेशन ले रहे हो तो आप ये देखो ऑनलाइन हम क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है एजुकेशन में। अब वो ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन नहीं होती है, कितने गजब के तरीके से एक टीचर आपके बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को कैसे समझाता है, वो आपका किस में आता है, फ्यूचर सोसाइटी क्या है। तो आजकल तो काफ़ी मूवीज़ भी आप देख सकते हो जिसमें मार्वल की मूवी सीरीज है, उसमें किस हिसाब से पिक्चराइजेशन होता है, कैसे उसमें एडिटिंग होती है, सारा आपका एजुकेशन और एआई सारा आपका मिला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें हम 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आए या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए बच्चों तो वो आपका गलत न हो। और एक बार यूपीएससी में तो आपको पता ही है, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं,
पिछले पेपर भी सॉल्व करते हैं, अवेयर भी रहते हैं कि क्या क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि हर 2-3 साल में आपको ट्रेंड देखना होता है यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि मान लो इंडिया के अंदर जितनी आलोचनाएं हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रही हैं करंट गवर्नमेंट की, जबकि उतना ही वर्ल्ड में इंडिया की पॉलिसी को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको प्रेज कर रहा है। तो यहाँ ये क्या अंतर्विरोधाभास है, यहाँ पर क्या पैराडॉक्स है, आप एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, ये है सस्टेनेबिलिटी न्यू ग्लोबल शिफ्टिंग की हमने एक चार्ट बनाया है। अब आपको पता है ग्लोबल एमिशन का मतलब क्या होता है। मोस्टली आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, या जो आपके कार्बन के रिसोर्स हैं, उसको आपको जीरो तक लेके जाना है। और वो कब तक ले जाना है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कह रही कि हम क्यों लेके जाएं। जो पेरिस समिट हुआ था एसडीजी का, तो पेरिस समिट में भी अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया था, तो उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। तो डेवलप्ड कंट्री के लिए टाइम दिया है 2030 तक, क्योंकि वो अपने रिसोर्स का भी मैक्सिमम आपने यूटिलाइज किया है। और कॉलोनियल टाइम में जो औपनिवेशिक समय था उसमें आपने विकसित जो भारत है या एशिया है या अफ्रीका के देश हैं, उनके रिसोर्सेज का आपने अपने डेवलपमेंट के लिए यूज किया है, तो आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो। जबकि वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इंडिया और चाइना की एनर्जी नीड दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप जिम्मेदार हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी डेवलपिंग स्टेज में हैं, हम तो उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है जिस स्टेज पे आप पहुंच चुके हो। तो वहाँ डेवलप्ड कंट्री के लिए टारगेट है 2030, और चाइना के लिए टारगेट है जीरो एमिशन 2050। और इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अभी भाई चाइना से थोड़ा सा तो पीछे है ही, इसके लिए हमने थोड़ी और रियायत मिली है। 2070 तक हमने जीरो एमिशन करना है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम मैनेज कर सकें। और ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट क्या है, 2045 तक टेम्परेचर में जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर था उसके टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना। तो ये इनके ऊपर फोकस अरब कंट्री भी कर रही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको साइकिल बताया। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का है, ये एमिशन है, ये 2019 की पिक्चर है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है बच्चों यहाँ देख रहे हो आप 2020 की रिलेटेड है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनर्जी, यानी कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि एनर्जी के कारण ग्रीन हाउस गैसेज का, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में जो है ना फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसके लिए अल्टरनेट क्या है कि अल्टरनेटिव भाई हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपकी विंड एनर्जी है, थर्मल वाटर एनर्जी है, यानी कि हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। और दुनिया भर के सोलर एनर्जी का काम किसने किया था, इंडिया ने। 2016 में फ्रांस के साथ मिलकर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, और उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो ऐसे स्टेप हमने जो पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन का काम किया। तो इस टाइप के जो पॉइंट आते हैं ना आपके, तो क्वेश्चन जैसा आएगा बच्चों, वहां पर आपके मेमोराइजेशन में ये इतनी पावर हो कि आप याद कर सको समय के, टाइम के प्रेशर में, कि आपको याद आना चाहिए वो पॉइंट कहाँ पर लिखना है। तो ग्रीन इस एनर्जी के कारण सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, 19.4%। सेकंड नंबर पे क्या है बच्चों, यहाँ पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेज। अब इसमें क्या है, लैंड यूजेज मतलब चेंज एंड, इसके अलग अलग सब पार्ट भी हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं, तो ये आप इस पिक्चराइजेशन को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है आपका इंडस्ट्री, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके कारण 11.6 है। ट्रांसपोर्ट के कारण 8.7 है। ट्रांसपोर्ट में भी रोड का सबसे ज़्यादा है 8.2। बाकी तो आपका रेलवे है, ये एविएशन है, वाटर है, वो कम है। और बाद में है बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपका 2.3%, यानी कि जो आपने देखा होगा ना अभी, जैसे हमारे कंट्री में आप जहाँ भी कंस्ट्रक्शन देखते हो तो एक हरी क्लीन चादर उसके ऊपर कवर की जाती है। वो क्यों की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ताकि डस्ट सबसे कम हो, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जाके सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूशन करते हैं। तो ये आपके अलग अलग पार्ट के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कि आप ठीक है भाई ग्रोथ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक देश का हक है ग्रोथ करो, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी तो बैलेंस रखो ना। तो जो पॉलिसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी साथ लेके चले, उसको हम, जैसे अभी मैंने बताया, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू ग्लोबल शिफ्ट, यानी कि पूरी दुनिया को ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब आपको बताओ कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए
ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हीट बढ़ेगी तो आपके जो ओशियन लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओशियन लेवल बढ़ेगा यानी कि जल स्तर बढ़ेगा तो जो कंटिनेंट हैं या द्वीपीय देश हैं उनके तो डूबने का खतरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ओशियन लेवल बढ़ेगा तो ओशियन टेम्परेचर है वो भी आपका चेंज होगा। ओशियन टेम्परेचर चेंज होगा तो जो वाटर करंट है, जो हॉट वाटर करंट है और कोल्ड वाटर करंट वो भी चेंज होंगी। वो चेंज होंगी तो वाटर के अंदर यानी कि ओशियन जो सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो चेंज हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब जो आपका ग्लोबल फूड चेन सिस्टम है वो भी तो डिस्टर्ब होगा। यानी कि पूरा इकोलॉजी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। पूरी दुनिया अब इसके ऊपर अवेयर है। सेकंड पेज पे हम चलते हैं। देखो यहाँ अब कंट्री वाइज हमने दिखा रखा कि इस ग्लोबल कार्बन एमिशन में किस देश का कितना योगदान है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्रम भी लगाया हुआ है यूपीएससी में। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि चाइना, क्योंकि ग्रोथ जो पिछले दशक में यानी कि 2015 तक लगभग और 1975 में उन्होंने अपने आप को एक ओपन इकोनॉमी, हालांकि चाइना ने 1973 में घोषणा की थी ओपन इकोनॉमी, सॉरी ओपन कह रहा हूँ, लिबरल इकोनॉमी की जो रिफॉर्म है उन्होंने 1973 में अपने देश में शुरू किया था। हमारे देश में 1991 में हुआ। तो यहाँ तक तो उनकी ग्रोथ दुनिया में सर्वोच्च रही है। इसलिए चाइना की जो एनर्जी नीड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एमिशन कौन कर रहा है, चाइना। सेकंड नंबर पर यूएसए है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन घूम सकता है बच्चों। नॉर्मली टोटल में तो यूएसए 14 है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। लेकिन अगर आ जाए पर कैपिटा एमिशन आ जाए, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन में यूएसए सबसे आगे है, ध्यान रखना। पर कैपिटा में यूएसए सबसे आगे है और टोटल में इंडिया 7% है और तीसरे नंबर पे है। तो लेकिन पर कैपिटा में इंडिया पूछ लिया जाए तो पर कैपिटा में 1% से कम है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या कम है तो पर कैपिटा बढ़ जाएगा। तो जैसे जीडीपी जीएनपी पर कैपिटा बढ़ जाता है, एमिशन उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, टोटल में तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन पर कैपिटा में क्या है, वो सबसे आगे है, क्योंकि उनके देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हाईली टेक्नोलॉजिकल वे में सबसे आगे रहे हैं। अब चाइना का तो अभी ग्रोथ शुरू हुआ 1975 से, यूएसए रशिया तो बहुत आगे। तो यहाँ यूरोपियन यूनियन 7% है। तो अब यहाँ बच गए आपका अदर कंट्री विद सिमिलर नेट जीरो। 33% ऐसे देश है जिनका लगभग मिलता जुलता है और 11% ऐसी कंट्री जिनको नेट जीरो की करने की टारगेट की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें पहुंचे हुए हैं। तो ये आपका एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा करंट में कि कौन सी देश अभी नेट जीरो की कंडीशन में है, कौन से देश अभी नेट जीरो की कंडीशन में उसके मतलब मिलते जुलते हैं। तो रसिया, इसमें आपको पता होना चाहिए कि रसिया का कितना योगदान है, जापान का कितना योगदान है। ये दो देश भी कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं आपके प्री के हिसाब से, लेकिन क्रम आ जाए तो 3 में से भी आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन को कि फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएसए है और इंडिया क्या है, थर्ड है। तो रसिया, जापान और ब्राजील, ये आपको पता करना है कि इनका जो है रेशियो वो कार्बन एमिशन में या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कितना है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के हम पॉइंट लेके चल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, री इमेजिंग डेवलपमेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमी। फ्यूचर इकोनॉमी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, दिख रहा है, लाइव भी क्लास चलती हैं। ये ऑनलाइन हुआ कैसे भी, सैटेलाइट हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। तो अब ये जो री इमेजिंग का पता है, आज कोई कैश लेके चलता है क्या? सब देश के, भारत के अंदर आपको बता दूं कि जब ये डिजिटल ट्रांसफ़र का बात उठी 2008 में, जो प्रधान वित्त मंत्री थे वो पी चिदम्बरम थे, जब उनको कहा गया कि भारत के अंदर डिजिटल सिस्टम लेके आए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। यही बात 2014 में आई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करो और उसके तहत कार्ड शुरू किए गए, आपके जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट जब ओपन हुआ तो ये बात पहुंची वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास, जिसमें 35 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोलने थे। तो अरुण जेटली जी बोले कि कैसे होगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मोदी जी बोले कि कोई मुश्किल नहीं है, शुरुआत तो करो, सब हो जाएगा। तो ये तब से हमने 2014 में जो फोकस किया था, ये आज उसी का रिजल्ट है कि हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है और आज वो कैश लेने की जगह
QR कोड से, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो, उसका यूज कर रहा है। और वो यूज किसके थ्रू हो रहा है? आपका UPI के थ्रू। और हाल ही में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ हमारे जो गणतंत्र दिवस के ऊपर चीफ गेस्ट थे मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद UPI यूज करके पेमेंट दी है। और वो फ्रांस में उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर दिया। एफिल टावर में घूमने जाएगा तो वहाँ UPI लगा मिलेगा, आप वहाँ यूज कर सकते हो। तो ये है डेवलपमेंट का फ्यूचर इकोनॉमी, यानी कि फ्यूचर भैया आपका कैश लेके नहीं चलना, आपको ATM की जरूरत नहीं है। पहले देखो कैश होता था, फिर ATM आया, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड आए, आज आपका पूरा मोबाइल से ही सारा नेटवर्क चल रहा है। तो ये मोबाइल संभव कैसे हुआ? आपको पता है आफ्टर 2014 हमारे इसरो ने 335 सैटेलाइट छोड़ी हैं। तो 335 सैटेलाइट छोड़े, तो ऊपर वो टूरिस्ट के लिए हैं क्या, या घूमने गए हैं? उनमें यही तो टेक्निकल चेंज हुआ है कि अब हमारे देश में रोड ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवेज है, सिविल एविएशन है, वाटर नेशनल हाईवे है, इन सब में कनेक्टिविटी, ट्रेन में, मेट्रो में। ये मेट्रो कहाँ से चल रही है? अभी ऑनलाइन ही चल रही है ना आपको ये। तो डिजिटल सिस्टम हुआ है। तो ये डिजिटल का रिजल्ट है। देखो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 46%, पूरे वर्ल्ड का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया कर रहा है। सोच के देखो। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो इंडिया को इनवाइट करने पर मजबूर कर रही है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है। तो इंडिया में 89.5 मिलियन हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन। दूसरे नंबर पे ब्राजील, कि ब्राजील ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और फिर चाइना, फिर थाईलैंड, फिर साउथ कोरिया। इसमें न तो किसी यूरोपियन कंट्री का नाम है, न है USA का नाम है। ये तो हमारे से बहुत पीछे हैं, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी है भाई। और उनके पास इतने टेक्निकल अपग्रेडिंग नहीं है जितना इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, हार्डवेयर डेवलप हो रहा है। आपके देखो, चाहे वो छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, सब जगह आपको अब QR कोड लगे मिल जाएंगे, चाहे आपको 1 रुपए की चीज लेनी हो। तो ये है री इमेजिंग, यानी कि डेवलपमेंट की इमेज ही बदल दी है इसने, डिजिटल सिस्टम ने। तो अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा। तो ये इसके कारण इसमें इंडिया का कोई मतलब कि कंपेयर नहीं है। वास्तव में हमने एक बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया है। तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो धीरे धीरे हम और अपग्रेड भी करेंगे। ये ऐसे पॉइंट हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया को क्यों बुलाया गया, या भारत के लीड की क्या जरूरत है UAE में। तो वो ये आप पॉइंट आप दे सकते हो कि क्यों हमें बुलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ प्रायोरिटी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इशू है बच्चों कि जो हेल्थ केयर है, क्योंकि जनसंख्या, दुनिया की जो जनसंख्या है वो लगभग 7.5 अरब है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड नाउ 7.5 बिलियन। सो उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी। तो 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें मैन विल डाई मिनिमम मिलीनियम जो 90.8 मिलियन कम से कम 2019 से 30 तक मर जाएंगे। ये आपका जैसे वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड नेशन है, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थाएं अपनी रिपोर्ट सर्वे करती हैं। उसके हिसाब से आपका क्या है कि 2.8 मिलियन तो इसमें साउथ एशिया में है, और 5.8 मिलियन यानी कि सहारा अफ्रीका में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% जनसंख्या, तो जो बच्चे हैं 5 से 14 साल के जो मर जाएंगे 9.8 मिलियन, उसमें 80% तो आपका सब सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया, यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप या अमेरिका के देश तो अभी भी इससे बाहर हैं, इसलिए तो वो डेवलप बोलते हैं भाई। वहाँ तो बेसिक नीड्स आपकी पहले ही फिल है, कंप्लीट है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, ढंग से आपकी फूडिंग नहीं है, ठीक है, क्लीन वाटर नहीं है, क्लीन हाउस नहीं है, क्लीन एयर नहीं है। तो यहाँ इसके कारण बीमारियां होती है। नेक्स्ट देखो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, 2 बिलियन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, और बेसिक ड्रिंकिंग वाटर 771 मिलियन, यानी कि 7.5 करोड़, 70 करोड़। बाकी कहाँ गया, बाकी तो गए, उनके पास है नहीं। और MMR क्या है, मदर मोर्टेलिटी रेट 70/1, यानी कि 1 लाख पर 70 करना है कब तक, 2030 तक। लेकिन मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए, किसी भी देश की 140 से नीचे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपका किसका टारगेट है, जो SDG टारगेट है ना, आपके जो SDG टारगेट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट, जो 2015 से 2030 तक इसको हमने अचीव करना। और इसमें टोटल आपके 17 टारगेट है, उनमें से एक है जीरो हंगर। जीरो हंगर आपका सबसे पहला ही टारगेट है 1। तो मदर मोर्टेलिटी रेट 2030 तक कम से कम कितनी हो जानी चाहिए, 70।
और एक देश का भी हम काउंट करें तो वो 140 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें अचीव करने हैं। और ये इशू है कि अर्बनाइजेशन है कि पूरी जनसंख्या, अगर देखो इसके लिए होता है, जैसे हम सेटेलाइट सिस्टम भी ले गए, मान लो दिल्ली है हमारा, दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर है, और एनसीआर से भी बाहर जाओगे तो गुड़गांव, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का कुछ एरिया है। तो क्यों नहीं यहाँ पर कुछ बेसिक नीड्स हम अच्छी क्वालिटी की दें, ताकि जनसंख्या जो हो, जो भी आए वो दिल्ली की तरफ न भागे या महानगरों की तरफ न जाए, वहीं उनको रोजगार के अवसर मिले, वहीं पर उनको स्किल फॉर्मेशन के अवसर मिले। तो अब स्किल फॉर्मेशन के लिए देखो हमारे देश में अब तक आईटीआई बन चुकी हैं, 30,000 आईटीआई बन चुकी हैं, जिसमें कितने लोगों का स्किल फॉर्मेशन हुआ है, एमएसएमई सेटअप हो रहे हैं, अपने अपने नए लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो अगर सभी बच्चों को, देश के सभी लोगों को, यूथ को, अगर वहाँ अपने नेटिव प्लेस के आसपास अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा रोजगार मिल जाए तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप बताओ मुझे कि भारत के अंदर टोटल अर्बन परसेंटेज कितना है, ये आपको सर्च करना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते। तो ये अर्बनाइज और हेल्थ प्रायोरिटीज, ये आपको पूरी दुनिया में अब ये समस्या का केंद्र है, इसलिए इनको भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फूड सिक्योरिटी। देखो अभी बवाल मचा था कि 2023 में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सूचकांक आया 125 नेशन में, इंडिया को 111वां स्थान मिला और पाकिस्तान का 105वां है या 9वां देख लेना। उसके कारण पूरी बवाल मचा इंडिया में। देखो हम तो पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं, श्रीलंका का 60 वहां पर, तो श्रीलंका हमसे अच्छी कंडीशन में। लेकिन आपने देखा कि श्रीलंका में कोविड के बाद एकदम से क्या हुआ, वो एकदम से क्या रिफॉर्म जो होता है वो बच्चों धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स होते हैं। श्रीलंका ने क्या किया, एकदम से जो आपकी केमिकल फूड फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद, उसको बंद कर दिया, और वो एकदम से ट्रांसफर करना चाहते थे कि हम तो क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का रिजल्ट हुआ कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब जनसंख्या को तो भोजन बेसिक नीड चाहिए, तो वहां पर हमने भोजन भेजा। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण यूरोप में हमने गेहूं भेजे, लेकिन ग्रीन हाउस इंडेक्स क्या कर रहा है, भारत में भूखमरी बढ़ रही है। तो यहाँ पॉलिटिकल, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटी और जियो इकोनॉमिक्स के चक्करों में कभी कभी देश के अंदर भी बवाल हो जाते हैं। तो हम तो पूरी दुनिया को गेहूं सप्लाई करें, और वहां श्रीलंका में भी हम भेज रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हम भेज रहे हैं, और पाकिस्तान हमसे अच्छा है जहां 500 रुपए किलो आटा है। तो ये राजनीति की बातें होती हैं जहां आपको अवेयर रहना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी स्केल क्या है, देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी क्या है, एक तो या तो मिड हो सकता है, या मॉडरेट हो सकता है, और या सेवरेर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो मिड होता है इसमें वरिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ ऑब्टेन फूड, यानी कि भोजन ही नहीं मिलता। दूसरे में क्या है, कंप्राइजिंग क्वालिटी, यानी क्वालिटी और वेराइटी ऑफ गुड, यानी कि क्वालिटी भी कम हो जाएगी, वेराइटी ऑफ फूड भी कम हो जाएगा। तो उसमें क्या है, रिड्यूसिंग क्वांटिटी, फिर आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और लास्ट में क्या है, एक्सपीरियंसिंग फिजिकल हंगर, यानी कि भौतिक रूप से फिजिकली आप क्या होगे, हंगरी के शिकार हो जाओगे, विक्टिम बन जाओगे। तो यहाँ इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड हो जाए तो रिस्क ऑफ हंगर हो जाता है। मॉडरेट में क्या है, पुअर डाइट क्वालिटी, रिस्क ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि आपके अंदर काफ़ी डेफिशिएंसी, यानी कि जो इम्यूनिंग सिस्टम वो मजबूत रहेगा ही नहीं। और यहाँ कंसर्न अबाउट फूड मिड में। तो इंडिया के क्या लेवल देखो, अकॉर्डिंग टू 2023 एडिशन स्टेट फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट बिटवीन 691 एंड 793 मिलियन पीपल फेस्ड हंगर इन 2019। और कोविड के कारण इसमें 122 मिलियन लोगों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि कोविड ने क्या किया था, जो फूड चेन सिस्टम है, जो सप्लाई है पूरी दुनिया की क्या कर दी थी, ठप कर दी थी। तो जो मानवीय मदद पहुंच सकती थी वो पहुंची नहीं, इसलिए जो भूख के कारण जो समस्याएं हैं, हंगर प्रॉब्लम हो, वो कितने लोगों की बढ़ गई थी, 122 मिलियन। तो अब फूड चेन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, आगे कोई महामारी आ जाए ऐसी, तो उसके लिए क्या स्टेप उठाए जाएं, इस प्रकार की भी बातें इस समिट में, सिर्फ ये नाम के लिए अरब समिट का है बच्चों, ये तो पूरी दुनिया के लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आपको पता है कि ऑनलाइन का जमाना है, तो मोस्टली बच्चे मार्वल सीरीज की फिल्में देखते हैं, तो कहाँ मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं 1 मिनट में, कहाँ दूसरे टाइम मशीन में चले जाते हैं। तो ये सारा साइंस एंड टेक का जमाना है। तो साइंस एंड टेक के जमाने में एक पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आभासी कृत्रिम या बुद्धिमत्ता। अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीलिंग की समस्या नहीं आई है,
अब आपने रोबोट फिल्म देखी होगी रजनीकांत की, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फीलिंग की, कि उस रोबोट में फीलिंग आ जाती है तो समस्या क्या हो जाती है, पूरे देश के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो एक फिल्म का मामला था, लेकिन रियल में देखो अब फायदा भी है। हर एक जो साइंस स्ट्रीम होती है, जो आविष्कार होता है, जो हमारे इन्वेंशन होती है, उनका बेनिफिट भी होता है बच्चों और लॉस भी होता है। तो बेनिफिट क्या है, देखो इसमें क्या होगा, एनहेंस्ड ऑटोमेशन, यानी कि जो टेक्निकल प्रोडक्ट सिस्टम है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, पर्सनलाइज सर्विस, रोबोट आपको चाइना और जापान में तो रोबोट के माध्यम से ही सेवाएं ली जा रही है, होटल में, रेस्टोरेंट में। तो पर्सनलाइज सर्विस आप अपने हिसाब से सर्विस शुरू कर सकते हैं। इम्प्रूव हेल्थ केयर, रोबोट नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपके शरीर के अंदर ही रोबोट जाएंगे, आपका हार्ट का ऑपरेशन करके आपकी जो मेन सिस्टम उसको ठीक करके आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसी बातें चल रही हैं, इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर होगा। फोर्थ आपका स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखो अब एलन मस्क की जो टेक्नोलॉजी वो कहाँ जा रही है, स्टार लिंक प्रोग्राम चल रहे हैं, आप टूरिस्ट जा रहे हैं, स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं, तो स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा आपके मेडिसिन में भी इसका यूज होगा, एआई का, हेल्थ में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि जब G20 का समिट हुआ तो मोदी जी के साथ जर्मनी की चांसलर की कुछ फॉर्म मीम्स बनाकर आर्टिफिशियली बनाकर भेजे गए हैं। अब आर्टिफिशियल में क्या, जनरेटिव चैट जीपीटी, जनरेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो आप चैट जीपीटी देख रहे हो, मैं बोलूँ भारत के धर्म के बारे में बताएं तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। अब बच्चे जो है होमवर्क करने की जगह क्या कर रहे हैं कि मेरा ऐसे लिख दो काओ पे, तो वो ऐसे बन के आ जाएगा, बच्चे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फॉलोअर बन जाएंगे। तो लेकिन जो रीजनिंग पावर है, लॉजिकल पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग पावर बच्चों की, वो कहाँ जाएगी। बच्चा तो अपना होमवर्क सारा एआई से करवा लेगा। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता, बच्चे अपना सारा काम कंप्यूटर से कर लेंगे। तो उनके अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी है, क्योंकि उनको पका पका माल मिलेगा, तो थिंकिंग तो होगी नहीं, थिंकिंग नहीं होगी तो उनके क्या होगा, एबिलिटी आगे डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक तो पहली प्रॉब्लम है डीप फेक। डीप फेक का मतलब है कि झूठी अफवाह, झूठी खबरें, झूठी पिक्चर और उसका मिस यूज करना। तो वहां सबसे बड़ी। दूसरा प्राइवेसी, यानी कि आपके जो इंटरनेट पे आजकल सोशल मीडिया, वही सब जगह आप अपनी फोटो शेयर करते हो, इसलिए कहा जाता है साइबर स्कैम हो रहे हैं, तो आप वहाँ शेयर नहीं करनी चाहिए। प्राइवेसी, जो ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, बैंक अकाउंट या कोई भी कोड है, वो आपको शेयर नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है, आपकी सारा डाटा थेफ्टिंग हो रही है। और इस प्राइवेसी वायरिंग में सबसे सबसे ज़्यादा आगे कौन है, चाइना वाले जो हैकर हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो पूरा यूरोपीय यूनियन ने अभी चाइना को ही बाहर कर दिया था, क्योंकि लंदन में जो है सबसे ज़्यादा खबर आई थी कि चाइना के हैकर्स ने जो है लंदन में या ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा हैकिंग की है। तो वो कुछ मामलों भी वहाँ आए थे इंटरनेशनल लेवल पे। थर्ड है एथिक वैल्यू, यानी कि अगर आप आपके नॉर्म्स ही नहीं काम करेंगे, आपका मतलब कि एक दायरा क्या होगा, आप किसी की प्राइवेसी में जा रहे हो, प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करें, तो एथिक कहाँ गए। गवर्नमेंट में भी इसका मिसयूज हो सकता है, अफवाह फैल सकते हैं, रूमर हो जा सकते हैं, दंगे किए जा सकते हैं। तो यानी कि एथिक लेवल पे भी खतरा है। और फोर्थ है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो। अभी अब रिपोर्ट आई थी शेयर मार्केट के ऊपर इंडिया के, किसने दी थी वो रिपोर्ट, कौन थे वो रिपोर्ट देने वाले। उस रिपोर्ट के कारण कुछ को इशू बनाया गया अडानी को। अडानी अंबानी हमारे दो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर बार बार विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो क्या अडानी और अंबानी एक दिन में उद्योगपति बन गए, अरबपति बन गए। वो तो 1975 से या उससे पहले से काम कर रहे हैं भाई। तो उसके शेयर मार्केट यानी कि गिराने के लिए अफवाह फैलाई गई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। तो उस रिपोर्ट के कारण आपकी मार्केट स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। एकदम से पता है 1 मिनट में अगर खबर ज़्यादा फैल जाती तो पूरा भारत का जो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो तो गायब। और गायब होती है आपका जो रुपी है। आपको पता है कि आजकल 1 मिनट में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जो आपका रुपीज है उसकी वैल्यू डॉलर की तुलना में क्या होती, खत्म हो जाती। तो पूरे मार्केट को भी क्रैक किया जा सकता है एआई से, जो रूमर बना के। तो मार्केट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एथिक लेवल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी प्राइवेट लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। डीप फेक यानी कि झूठी खबर, झूठी न्यूज़, झूठे आपके पिक लेकर पता नहीं आपका चेहरा कहाँ लगा दिया जाएगा। जो आजकल जो स्कैम चल रहे हैं, आप नहीं पता होगा कि एआई का कैसे मिसयूज हो सकता है। तो भाई देखो, इंसान की बुद्धि पे डिपेंड होता है कि आप किस टेक्निक का कैसे यूज कर रहे हो। और बुद्धि किस पे डिपेंड होती है, आपके कर्मों के ऊपर, आपके संस्कारों के ऊपर। तो ये
पक्ष और विपक्ष तो दोनों होते हैं। चाकू से उंगली भी काटी जा सकती है और सब्जी भी काटी जा सकती है। अब चाकू का कैसा यूज करना है ये मानव के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही हमने एआई का मानव की भलाई में यूज करना है या विध्वंस में, तो हर समय में, पुराने समय से लेकर आज तक और आगे भी अच्छे भी रहेंगे यूज और बुरे भी रहेंगे। ये हम पे डिपेंड है कि हम उसका कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन। अभी मैंने बताया कि एआई का ज़्यादा यूज चैट जीपीटी में आप करोगे तो बच्चों की एजुकेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ इनपुट डालो और अपना काम निकालो। लेकिन अब क्वालिटी टीचिंग के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, देखो स्पोर्टिंग क्लासरूम चाहिए, है ना। पहला पॉइंट क्या, स्पोर्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि आजकल सब जगह आपके क्या है, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं और डिजिटल बोर्ड पे आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, आपको साइंस पढ़ानी है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ाना है, ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ाना है, तो 3D में सारी इमेज आ जाएंगी। तो ये क्लासरूम क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। दूसरा क्या, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, यानी कि जो आध्यात्मिक यानी कि बौद्धिक रूप से जब बच्चों का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं अब आपको सिर्फ बोल नहीं रहा, दिखा भी रहा हूँ, एज ए यूपीएससी आप एस्पिरेंट हो तो मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी लेवल क्या होगी। रट्टाफिकेशन से तो काम नहीं चलेगा, आप समझोगे, दिमाग में बिठाओगे कोई चीज, तब आप आंसर देने लायक बन जाओगे। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी भी इनहेंस होगी। वैल्यू एंड बिलीव्स, क्योंकि हम अपने बच्चों को एआई का यूज करके या टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्ट और कल्चर जो हमारा है, वो जो रिलीजियस फैक्टर है, वो हम अच्छी तरह समझा सकते हैं कि कैसे कैसे जिंदगी के मनुष्य के सभ्यता में अपग्रेड, अब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए, फिर वैदिक कल्चर आए, पोस्ट वैदिक आए, फिर अनेक डायनेस्टी आए, तो वहाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो 3D सिस्टम या टेक्नोलॉजी का यूज करके हम दिखा सकते हैं कि पुराने जमाने से लेकर आज तक क्या चेंज हुआ है। और बच्चों की वैल्यू, विश्वास और आपकी जो मॉरल वैल्यू है वो बढ़ेगी। और मॉरल वैल्यू बढ़ेगी तो मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में कि अगर आपकी मॉरल वैल्यू बढ़ती है तो जो नेगेटिव यूज ऑफ एआई है वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सारा मामला आपका संस्कारों पर डिपेंड है। नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मैं सिर्फ बकता रहूं, बोलता रहूं और आप उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है, वन वे टीचिंग हो जाएगी। तो कनेक्टिंगनेस का मतलब है कि टीचर की जो टीचिंग है वो वन वे नहीं होनी चाहिए, वो टू वे होनी चाहिए। टू वे का मतलब होता है एज ए स्टूडेंट आप मुझसे पूछो और एज ए टीचर मैं बताऊं, फिर एज ए टीचर मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर इसका मतलब इंटरेक्शन होगा। तो जिस क्लास में इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी और एग्जाम्पल दी जाएंगे, कहानी किस्से सुनाए जाएंगे, वहाँ बच्चों की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई क्वालिटी होगी। और वहाँ पर इसका मतलब क्या, बच्चे अच्छी तरह कनेक्ट हो जाएंगे। और एक ये है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो आपकी पहचान है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि सबकी अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, सबका अलग अलग एस्पेक्ट क्रिएट करने की क्षमताएं होती हैं। आपका व्यक्ति पर्सनैलिटी अलग है, आपकी इंटेलिजेंसी अलग है, आपकी कंसेप्ट अलग क्रिएट होते हैं। तो उसको अच्छी तरह डिफाइन करके हम समझ जाएंगे कि किस बच्चे को कैसे। देखो जैसे पेपर में आपके आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, ऐसे ही टीचर क्लास में हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है, इजी भी पूछता है, क्योंकि कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो इजी क्वेश्चन पूछने से उनके मोटिवेशन होगा। और जब हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा तो जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन बच्चे होते हैं, जिनका IQ 120 या 130 के ऊपर होता है, उनका ईगो सेटिस्फाई हुआ क्योंकि उन्होंने ही वो आंसर आता है जो टीचर ने हार्ड क्वेश्चन पूछा है। तो रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस का मतलब है जो डिफरेंसेस ऑफ चाइल्ड हैं या लर्नर्स हैं, जिनकी बुद्धि, क्षमता, योग्यता, मेमोरी और रिकॉग्निशन पावर ये अलग अलग होती है बच्चों। तो वहाँ उसको सही ढंग से यूज करने के लिए ये एआई है या जो आजकल की टेक्निक है वो काफी यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन। अब भविष्य की जो सोसाइटी है वो कैसे होंगी। आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग है, तो 85% अब एज प्रेजेंट टू द वर्ल्ड का है वो ऑनलाइन लर्निंग से जुड़ा हुआ है। इसमें 40% प्राइमरी एजुकेशन है, 50% लोअर सेकेंडरी है और 65% अपर सेकेंडरी, यानी कि ये दुनिया के अंदर इस प्रकार इस परसेंटेज में ऑनलाइन एजुकेशन जा रही है। यानी कि सैटेलाइट का क्या योगदान है, आप लिख सकते हो एजुकेशन में सैटेलाइट का क्या योगदान है। और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या है कि 1 बिलियन पोटेंशियल थी, लेकिन ये अभी आधी बिलियन ही पहुंची है। किसके कारण, कि बीच में जो है ना वो कोविड आ गया था, कोविड के कारण क्या डिस्टेंस लर्निंग बाधित हुई है। तो फ्यूचर सोसाइटी है, आप देखो कि आज हमारे स्कूल
और यूएसए और यूरोपियन कंट्रियों के स्कूल में क्या डिफरेंस है, वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है। तो आज के बच्चों को हम पीट कर, जबरदस्ती बिठाकर, बाध्य करके, बाउंड करके हम नहीं पढ़ा सकते। फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एजुकेशन क्या है कि एक फ्रेंडली, इको फ्रेंडली माहौल बनाना, ऑनलाइन लर्निंग। तो कोविड-19 एक देखो समस्याओं में ही अवसर होते हैं। जैसे ही कोविड आया सब ठप हो गया, तो 2 साल ठप रहे तो बच्चों की एजुकेशन क्या, बच्चे तो भूलने लगे। अब उनके लिए क्या शुरू किया, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आया, कितने सॉफ्टवेयर आ गए, कितने डिजिटल सिस्टम आ गया, कितने बोर्ड आ गए, बैठे बैठे बच्चे घर पे क्लास ले रहे हैं, माँ बाप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मोबाइल से देखो संभव है। अगर आज मोबाइल नहीं होता, अकाउंट नहीं होते और आप रिचार्ज करने में सक्षम नहीं होते, तो क्या ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल थी? क्या बिना अकाउंट के आप पेमेंट कर सकते थे? क्योंकि सब कुछ बंद था। आजकल तो मोबाइल से सारा काम हो रहा था। ये है बच्चों फ्यूचर सोसाइटी एंड एजुकेशन कि ऑनलाइन लर्निंग का क्या फायदा है, डिस्टेंस लर्निंग का क्या फायदा है, सब कुछ पूरा देखो। इकोनॉमी और साइंस टेक, इकोनॉमी के बिना साइंस टेक नहीं आ सकती, साइंस टेक के बिना इकोनॉमी नहीं आ सकती। क्योंकि सैटेलाइट भेजने के लिए अभी आपका जो गगनयान मिशन जाएगा 2025 में, हमारा जो मानव अंतरिक्ष यान है, मिशन है, उसमें 600 करोड़ रुपए लगेंगे। तो जब देश के अंदर बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी तो 600 करोड़ कहाँ से आएंगे? 600 करोड़ आएंगे अच्छे टैक्सेशन से। अच्छा टैक्सेशन का मतलब टैक्स सिस्टम बढ़िया हो, गवर्नमेंट की रिवेन्यू अच्छी हो, अर्निंग अच्छी हो, तो ही तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आएगा, कलेक्शन आएगा तो डेवलपमेंट होगा। इस तरह आपस में इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, डिफेंस आपस में जुड़ा हुआ होता है। एक फैक्टर दूसरे से क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब ये देखो, अब हम बात करेंगे कि जियो पॉलिटिक्स से ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसमें इंडिया को बुलाने के लिए यूएई ने मतलब कि एक कदम उठाया कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया। देखो जियो पॉलिटिक्स में हम जाएं तो कोविड-19 की परफॉर्मेंस आप देखो, दुनिया के सबसे पहले वैक्सीन हमने बनाई और लगभग 100 देशों को वैक्सीन हमने फ्री में भेजी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुख में साथ दे वो हमेशा याद रहता है। तो पूरी दुनिया का साथ भारत ने दिया। और यहाँ पर भारत के ही अंदर आलोचना हो रही थी कि हम फाइजर कोई मेडिसिन थी चाइना की, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, जबकि पाकिस्तान के अंदर उसका कोई यूज नहीं है। बोले कि अरे यार पानी भर के दे दिया, कोई मेडिसिन नहीं है। तो वो एक तरह पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन भारत ने फिर भी सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाई और दुनिया में सप्लाई की। इसके साथ साथ कोविड नहीं, हमने वीट को भी भेजा, गेहूं की सप्लाई की रशिया यूक्रेन वार के कारण। दूसरा अभी देखो G20 समिट हुआ है, तो G20 समिट में अभी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है नए देश के रूप में। और G20 के जितने भी पॉइंट थे उसमें चाइना ने एक भी विरोध नहीं किया। मैं बताऊंगा आपको क्यों विरोध नहीं किया, अगली स्लाइड पे बताऊंगा कि चाइना ने विरोध क्यों नहीं किया। टकाटक सारी बातें भारत की वो क्यों मान ली। और G20 समिट में हमने दिखा दिया कि इंडिया इज एबल टू मैनेज ऑल एंड ईच एंड एवरी समिट ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो भारत ने G20 में बताया कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब G20 क्या है, डेवलप्ड कंट्री प्लस इंडस्ट्रियल वे में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका, उनको हम शामिल करते हैं। तो G20 की इतिहास की हम पूरी पिक्चर बताएंगे आपको। हालांकि 1999 में इसका G7 देशों ने ही गठन किया था, G7 ने मिलकर, क्योंकि कुछ 3-4 इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 90 की डिकेड में, तब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम हिल गया था। इसलिए G20 का मैनेज किया था। अभी G7 की एक एकड़ी निकल गई कि भाई हमारे सिर्फ 7 देशों से पूरी दुनिया नहीं संभलती, अफ्रीका भी, एशिया भी है। तो दुनिया भर के जो ऐसे विकासशील देश जो डेवलप्ड हैं किसमें, इंडस्ट्री में, उनको शामिल करके G20 बनाया गया। इसमें 19 देश थे, एक यूरोपीय यूनियन 20 हुए, और देश के रूप में 21वां पार्ट कौन बना, अफ्रीकन यूनियन, जो 1955 में बना था। तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट है, हमें पता है कि पूरी दुनिया में देखो, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी मोदी जी से बात की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी मोदी से बात की भी किसी तरह। और हमने ये भी देखा था कि जब रशिया यूक्रेन वार जब बीच में सीज फायर हुआ, तो हमारे देश के जो स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, जो खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो हमारे तो निकले ही निकले, दुनिया के बहुत से देश के छात्राओं की भी भारत ने मदद की। और इवन पाकिस्तान के जो बच्चे थे वो भी इंडिया का झंडा लेके आ रहे थे कि किसी तरह हम भी बच जाएं। लेस्ट है लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 0 डिग्री से नीचे नहीं, 0 डिग्री से नीचे यानी कि यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फायर है, यहाँ साउथ हेमिस्फायर है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
जो देश आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माने जाते हैं, जिसमें लगभग 125 हैं, और इसका वर्चुअल समिट इंडिया ने किया, इनका देशों का लीडर भी इंडिया बना हुआ है कि पूरी दुनिया के जो 125 देश हैं जो विकासशील हैं और तीसरी दुनिया के हैं, वो इंडिया से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि भाई यूरोपियन कंट्री और अमेरिका या इन देशों को कौन पकड़ के समझा सकता है कि हमारी भी जरूरतें हैं, वो इंडिया, क्योंकि ग्रोविंग, चढ़ते सूरज को भाई सभी सलाम करते हैं, तो इंडिया की ग्रोविंग इकोनॉमी आपने पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये जियो पॉलिटिकल रीजन है जिसके कारण इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। नेक्स्ट जियो इकोनॉमिक्स में देखो, IMF की रिपोर्ट आई है बच्चों, ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की होगी। अब इसने जो 18 दिसंबर को 2023 को रिपोर्ट दी थी बच्चों, उसमें आइडिया लगाया था कि 2023-24 और 24-25 के लिए 6.3% ग्रोथ रहेगी। अब 31 जनवरी को फिर चेंज कर दिया है और उसने क्या कहा है कि 7% रहेगी, और जबकि हमारा RBI क्या कहता है लगभग 7 से 8 रहेगी। तो IMF रिपोर्ट ने आई है तो उसने कहा कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो GDP के हिसाब से, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी है। और इसके लिए आपको अलग से क्लास देखनी है तो आप MK UPSC क्लासेस पे जाएं, उसमें मेरी एक प्रॉपर रिपोर्ट की क्लास है कि IMF की रिपोर्ट अबाउट इंडियन इकोनॉमी, तो आपको अलग से क्लास मिल जाएगी बच्चों, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा वर्ल्ड बैंक असेसमेंट, तो ये दोनों आपके क्या कह रहे हैं कि दुनिया में क्या है, रिसेशन की एक कंडीशन आ रही है कि पूरी दुनिया में रिसेशन की एक्सपेक्टेशन लगाई थी 2022 में, तो उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी 65% यूके की और 60% जर्मनी की, और अनुमान लगाया था कि यूके में सबसे पहले रिसेशन आएगी और आई भी, लेकिन आ गई जर्मनी में, क्योंकि यूरोप का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है, जर्मनी में। आपको पता है ये रिसेशन चाइना के लिए तो 19% पॉसिबिलिटी थी और इंडिया के लिए 0% थी। क्यों भाई इंडिया के लिए 0 क्यों लगाई? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे देश के अंदर ही डिमांड है, देश के अंदर डिमांड है, तो हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं है, मोस्टली कंजप्शन कर लेते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है ना वो रिसेशन के इफेक्ट से क्या रही है, बाहर रही है, और इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल रही है। थर्ड क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, जैसा भी मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहा है, जो चाइना से भी ज्यादा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के 4 गुना, यानी कि उन्होंने जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन किया 2023 में, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन किया 2023 में उसका 4 मल्टीपल टाइम हमने किया है। सोच के देखो अब कितना ग्रोथ हमारे देश में चल रही है, डिजिटल सिस्टम चल रहा है। और G20 और ब्रिक्स में, यानी कि G20 में तो हमने धमाल मचा दिया, और ब्रिक्स में क्या है, नए 6 देश शामिल किए। चाइना ने, अब मैं बता रहा हूँ पॉइंट आपको, चाइना ने 10 देशों की लिस्ट दी थी ब्रिक्स में शामिल करो, हमने बिना कुछ कहे उसमें से 6 देश एक्सेप्ट कर लिए। तो चाइना इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने अफ्रीकन यूनियन शामिल किया G20 में सॉरी, तो चाइना ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई हमने उसकी बात पहले मान रखी है, इसलिए चाइना ने कुछ नहीं कहा। तो ब्रिक्स का क्या रेशियो है, क्या मामला, ये भी देखा, हम एक पिक्चर लेके आए आपको, देखो ये रिपोर्ट है राइजिंग एंड ग्रोविंग इंडिया, ये IMF की रिपोर्ट है। इंडिया इज ऑन ड्राइविंग सीट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भारत जो है वो ड्राइविंग सीट पे है। तो अब ये ड्राइविंग सीट में जियो पॉलिटिक्स में क्या आएगा, G7 का जापान में अभी समिट हुआ था वर्चुअल, तो उसमें प्रधानमंत्री हमारे देश को इन्वाइट किया गया हिरोशिमा में, G7 की कंट्री में, तो उसमें इंडिया इन्वाइटेड हुआ, यानी कि इंडिया की क्रेडिट कितनी बड़ी है। दूसरा क्या, ग्लोबल साउथ में इंडिया आगे है। तीसरा क्या, ब्रिक्स और इसमें इंडिया आगे है। और इन दोनों को मिलाकर देखो स्टेटमेंट ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है, इंडिया विल लीड ग्रोथ वर्ल्ड नाउ, यानी कि भारत वर्ल्ड को लीड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ दम है तभी तो कहा। और हाउ, कैसे, रिसेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, 0, हाईएस्ट GDP ग्रोथ है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ क्या, जियो इकोनॉमिक्स, रशिया यूक्रेन वार में हमने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, कोविड-19 में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इन दोनों से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ग्लोबल फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही थी, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहे थे, फूड क्राइसिस था, लिक्विडिटी क्राइसिस था। इन दोनों के रिजल्ट के कारण हमने क्या किया, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन आई, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्या है, अभी भी अंडर 6% है।
यानी कि दुनिया में जहां इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, इंडिया में वहां 6% से नीचे है। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन दुनिया को इफेक्ट करिए, हम उससे बचे हुए हैं। स्लो डाउन वर्ल्ड जीडीपी, जहां दुनिया में 75% तक एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है रिसेशन की, वहां इंडिया में 0% है। तो ये कुछ बात है तो ही तो होगी। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूएई के सुल्तान ने, वहाँ के किंग ने भारत को इनवाइट किया है कि प्रधानमंत्री जी आइए, हमें गाइड कीजिए, हमें थोड़ा सा निर्देश दीजिए, थोड़ा बताइए कि हम आने वाले समय में एक अच्छी दुनिया, एक डेवलप दुनिया जहाँ लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, वो कैसे बनाएं। आपने अपने देश में जो चेंज किया, जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे फेस की, कैसे सोल्व की, वो बातें होंगी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब यहाँ मैं थोड़ा सा समरी लेके आया हूं आपके लिए कि ये देखो G20 है। G20 का गठन कब हुआ? 1999 में, मैंने आपको बताया। तो जीडीपी कितना है? 80%। वर्ल्ड ट्रेड में कितना? 75%। पॉपुलेशन कितनी? 66%। और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें तो 85.7 ट्रिलियन। तो ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपके डाटा नहीं भरने होते। मेंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड में चलना पड़ता है कि आपको एक दो डाटा देना पड़ जाए, आईआर के हिसाब से या इकोनॉमी के हिसाब से या पॉलिटी के हिसाब से, तो उनमें काम आएगा। यहाँ देखो ये ग्लोबल साउथ है, यहाँ मैंने आप समझाने के लिए बना दिया कि ये मान लो अर्थ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित, तो वही नहीं, साउथ में भी है और नॉर्थ में भी। इंडिया तो भाई नॉर्थ में है ना, कर्क रेखा मध्य से जाती है, फिर भी हम क्या ग्लोबल साउथ है। तो डेवलपिंग नेशन जो है थर्ड वर्ल्ड के, उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं कि द बेसिक ऑफ इकोनॉमी नॉट ऑन द बेस ऑफ ग्लोब, यानी कि ज्योग्राफी के ऊपर बेस नहीं है। ये टर्म कार्ल ओगलेस्बी ने यूज की थी 1969 में वियतनाम युद्ध के समय। और वियतनाम युद्ध उसके दौरान हुआ था जब आपका पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ अमेरिका था। तो एक अमेरिका जो है, वियतनाम के दो पार्ट बने हुए थे, नॉर्थ और साउथ। तो उसी हिसाब से पूरी दुनिया बटी हुई थी। तो उस दौरान ये बातें चर्चा उठी भी तीसरी दुनिया का क्या होगा। तब ये आपका ग्लोबल साउथ, इनको साउथ साउथ नेशन या ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं, ग्लोबल साउथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहां पर देखो ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का जो परसेंटेज है, ये आपका 27% जीडीपी है, 17% वर्ल्ड ट्रेड है, 42% पॉपुलेशन और 26 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और 56 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी के हिसाब से 26 ट्रिलियन है। और एनराज 6 न्यू मेंबर होंगे, तो 6 न्यू मेंबर हो जाएंगे तो इसकी जीडीपी क्या हो जाएगी? 27 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30। और पॉपुलेशन जो 42 है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 46। तो नए सदस्य शामिल करने का ब्रिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, ये ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो हिरोशिमा में हमने इनवाइट किया, G7 ने हमको इनवाइट किया। तो G7 की आप देखो एट प्रेजेंट, तो G7 की 2022-23 की बात करें तो 29.6% जीडीपी वर्ल्ड की। लेकिन अब उनकी देखो रिसेशन आ रही है, डाउन चल रहा है मामला, मार्केट चाइना में भी, चाइना के कारण सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है। तो वहां जीडीपी कम हो जाएगी देखो 2028 में, जबकि हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब टोटल इकोनॉमिक ट्रिलियन है 46 है, पॉपुलेशन कितनी है? 10.3 है, पीपी क्या है? 52 ट्रिलियन। तो 52 ट्रिलियन इनका है, 56 ट्रिलियन हमारा है। तो ब्रिक्स का जो टोटल इकोनॉमी है पीपीपी, वो आज भी G7 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज और बता दूं, आल्सो विजिट पीएम। पीएम ने किसकी विजिट की है? FIPIC, फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, यानी कि जो पैसिफिक के 14 देश हैं, इंडिया पैसिफिक कंट्री, तो वहां पर चाइना का इंटरफेयर ज्यादा है, वो कल्चरल वे में डिस्टर्ब कर रहा है, रिलीजियस वे में डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन देशों को परेशानी का सामना किया, और उन परेशानी के कारण उन्होंने इंडिया की तरफ एक उम्मीद लगाई। तो ये आपके 14 देशों में भारत के प्रधानमंत्री अभी गए, और वहां इनका गठन कब हुआ था? 2014 में। 2014 में भारत के सहयोग से। देखो इसमें जो है ना, I2U2 नहीं है, I2U2 अलग है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, वो अलग है। I2U2 आपका, ये आपका अलग है FIPC। तो यहाँ पर भी आपके फिजी है, सुआ है, ये ऐसे देश हैं जो वहाँ इनके शामिल करने के कारण उनको इंडिया के इफेक्ट में लाया जाए, और जो चाइना का इंटरफेयर हो रहा है वो उसको हमने कम किया है। तो ये वैल्यू है भारत की आज। तो नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। ये देखो ब्रिक्स में क्या है, वो पहले 5 कंट्री थी। फॉर्मेशन कब हुआ? सितंबर 2006 में। पहला समिट क्या हुआ? फर्स्ट समिट 2009 में। अब 17% वर्ल्ड ट्रेड है, अभी बताया, 27% जीडीपी है, 42% पॉपुलेशन है ब्रिक्स की, 26.7% ऑफ लैंड सरफेस है, 26 ट्रिलियन टोटल वैल्यू है।
ठीक है। तो ब्रिक्स का अब यहाँ पर विद एनलार्ज जब बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और अपडेट डाटा आ गया, 46.5% तो पॉपुलेशन हो जाएगी और जीडीपी कितनी जाएगी, 30% से ऊपर। तो डोमिनेट ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि 2050 तक ब्रिक्स की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड पे क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी। अब इसमें ये 6 देश शामिल किए हैं बच्चों, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो यूएई देखो ब्रिक्स में शामिल होने वाला सदस्य है। चाइना ने कितने 10 दिए थे, हमने कितने एक्सेप्ट किए, चाइना के कहने पे 6। और अभी हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो 1000 सालों का डिस्प्यूट था, वो चाइना ने चौधरी बनकर उसमें इंटरफेयर करके वो सोल्व करवा दिया। तो ईरान और सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब किसके पक्ष में है, यूएसए के पक्ष में है, और ईरान को सब अमेरिका जो है वो क्या मानता है, दुश्मन देश। अब ईरान के हैती समुदाय ने ही रेड सी में अमेरिका के वाटरक्राफ्ट जो जहाज, पानी का जहाज है, उस पर अटैक किया। तो ईरान और सऊदी अरब की कट्टरता शुरू से ही रही है, शिया सुन्नी के कारण भी और इंटरनेशनल इश्यू के कारण भी, क्योंकि भाई अरब कंट्रियों का सर्वा तो सऊदी अरब है, ठीक है। तो उन दोनों का समझौता हालांकि चाइना ने करवाया था, इसलिए चाइना के कहने पर ये 10 देशों की लिस्ट में से इंडिया ने कितने देश शामिल कर लिए, 6। इसलिए चाइना G20 के अंदर जो इंडिया ने स्टेप उठाए उनके ऊपर कुछ नहीं बोला। अब ये 5th साउथ अफ्रीका 2010 इसमें बना और 2014 में इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। आल्सो मेंबरशिप ऑफ बांग्लादेश। इस संघाई के अंदर देखो जो चाइना की मेंबरशिप किस किस की है, बांग्लादेश की भी है, यूएई की भी है, पराग्वे की भी है, इजिप्ट की भी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इक्वल शेयर ऑफ 5 कंट्री, 5 देशों का इनमें इक्वल शेयर है संघाई में, विद 20% अंडर CRA। CRA का मतलब है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर, यानी कि पूरी दुनिया में डॉलर का प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए इन देशों ने ये जो बैंक बनाया था। तो 500 जो शुरू के फाउंडर कंट्री हैं अफ्रीका समेत, उनका 20% रेशियो है। तो इन रशिया 2015 क्या हुआ, इनिशिएटेड फॉर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम इन अल्टरनेट। तो स्विफ्ट जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, 1975 से पहले की स्विफ्ट चल रहा है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये फुल फॉर्म भी पूछी हुई है। तो ये स्विफ्ट का अल्टरनेट बनाने के लिए 2015 में हमने किसकी शुरुआत की थी, CRA की, ठीक है। तो CRA आपका क्या है, ये फुल फॉर्म बन सकता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में अब आपको समझ में आया कि इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये आपका यूपीएससी मेंस में ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये IR का भी बन सकता है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आप जाके ये क्लास मेरी अगर आज नहीं देख पा रहे हो तो बाद में भी MK यूपीएससी क्लासेस में आप देख सकते हो। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट है, IMF की, उसमें आपका व्हाइट पेपर जो अभी आया है वो भी है, बजट भी है। तो ये बहुत से टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, और अगली क्लास में हम आपको फिर एक टॉपिक अच्छा लेके आएंगे। अगर किसी बच्चे ने क्लास देखी है, देखने के बाद अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई GS का टॉपिक है, तो आप उसमें कमेंट में लिख देना, हम उस टॉपिक पे भी क्लास ले आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।